वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हमने एक नए लेसन नंबर 7 की शुरुआत कर दी थी, जिसके अंतर्गत हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझा था। साथ में उसकी व्युत्पत्ति तो सबसे पहले ओस्टर्ड के द्वारा की गई थी, उसके एक्सपेरिमेंट को भी हमने जाना था। आज अपने इसी कड़ी में आगे बात करने वाले हैं लोरेंज बल की। मतलब ये हो गया कि हमने ये तो देख लिया कि कोई चुंबकीय क्षेत्र जरूर उत्पन्न होता है धारावाही चालक तार के चारों ओर या धारावाही चालक पदार्थ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई भी आवेश गति करता है तो उस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा, क्या उस पर चुंबकीय बल लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो किस प्रकार से उसका परिमाण होगा, वो आज अपने ज्ञात करने वाले हैं। कुल मिलाकर के अपने पास एक आवेश होगा, उसको अपने चुंबकीय क्षेत्र में यदि गति करवा देंगे, जैसा कि धारावाही चालक तार में आवेश गति करता है, तो आवेश पर जो भी बल लगता है वो कितना होगा, उसकी अपने आज बात करने वाले, जिसको अपने आगे जाके लोरेंज बल बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमने ये मान लिया कि एक निश्चित डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है। ये सपोज दैट चुंबकीय क्षेत्र बी की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन से कोई भी आवेश, जिसको मैं नाम देता हूं Q, ये Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र में एंट्री करेगा और ये सपोज दैट कि कुछ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है और ये उसके वेग की डायरेक्शन आ चुकी है। क्या हुआ, एक चुंबकीय क्षेत्र है B, एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा एंगल बनाते हुए गति करता है, v वेग से गति करता है, और यहाँ पे B और V के बीच में बनने वाला एंगल है वो थीटा है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि एक आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र में आ चुका है। अब इस आवेश पर जो बल लगेगा वो किन किन राशियों पे डिपेंड होगा, उसकी अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे ध्यान रखना कि इस आवेश पर लगने वाले जो बल का परिमाण होगा, चुंबकीय बल लगेगा तो उसको मैं FB नाम दूंगा। F का मतलब यहाँ पे फोर्स होगा, B का मतलब यहाँ पे मैग्नेट फील्ड के लिए होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए होगा, तो ये बन जाएगा FB। चुंबकीय बल का जो परिमाण होता है, मैंने यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाया, अपने परिमाण की बात कर रहे हैं, तो चुंबकीय बल का जो परिमाण होता है बच्चों, वो इस चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, यानी कि B के ये समानुपाती होगा। ये पहली समीकरण आएगी। इसी प्रकार इस आवेश पे लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है FB, वो गतिशील आवेश के परिमाण के भी समानुपाती होता है। ये दूसरी समीकरण आ जाएगी। और तीसरी कंडीशन, आवेश पे लगने वाला जो चुंबकीय बल FB होता है वो इस वेग के भी समानुपाती होता है, परंतु वेग के उस घटक के समानुपाती होता है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। यानी कि ये आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो ये आवेश यानी कि विद्युत क्षेत्र है वो भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए, उसी वेग के ऊपर ये डिपेंड होगा। तो कहने का मतलब आवेश पे लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है FB, वो हमेशा वेग के उस घटक के समानुपाती होता है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। अब यहाँ पे ये जो वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तो है नहीं, ये तो थीटा कोण पे गति करता है। तो इस वेग को आप घटकों में डिवाइड करो तो एक घटक तो बच्चों ये बन जाएगा। अब ये घटक कौन सा बनेगा, थीटा एंगल इस घटक के साथ बनता है तो ये बन जाएगा V कोस थीटा, क्योंकि जिस घटक के साथ एंगल थीटा बनता है वो कोस थीटा का घटक होता है। और बच्चों एक घटक बन जाता है ये, और ये जो घटक होगा वो होगा V साइन थीटा, क्योंकि इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है, ये V वेग है वो। तो यहाँ पे जो V साइन थीटा जो वेग का घटक है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो आवेश पे लगने वाले बल का जो परिमाण होगा वो इस घटक के समानुपाती होगा, यानी कि V साइन थीटा के समानुपाती होगा। तो इसको अपने ऐसे लिखेंगे कि FB समानुपाती V साइन थीटा। अब यहाँ पे तीन कंडीशन हो गई। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि जो भी चुंबकीय बल लगता है गतिशील आवेश पर वो तीन राशियों पर डिपेंड करता है, जो पहले से चुंबकीय क्षेत्र था उसके परिमाण पे, जो गतिशील है आवेश के परिमाण पे, और आवेश के वेग के समानुपाती भी होता है, लेकिन वेग के उस घटक के समानुपाती होगा जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। अब आप समीकरण 1, 2 और 3 को एक साथ असेंबल कर लो। तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा
एफ बी समानुपाती क्यू बी वी साइन थीटा, यहाँ पे समानुपाती का निशान है और ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए हो जाए चुंबकीय बल। समानुपाती का बच्चों यहाँ से निशान यदि अपने हटाएंगे तो नियतांक आता है के क्यू बी वी साइन थीटा। किसी भी इक्वेशन में यदि नियतांक यूज होता है तो उस नियतांक की एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होती है, क्योंकि नाम ही उसका नियतांक है, नियत है, तो उसकी वैल्यू भी नियत होगी, फिक्स कोई मान होगा उसका। और प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध किया गया कि जब ये चुंबकीय बल लगता है आवेश पे तो वहाँ पे के का जो मान होता है वो 1 होगा, चूंकि के बराबर 1 होगा। इस कंडीशन के लिए एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया गया कि के का मान 1 होता है, अतः जो चुंबकीय बल यहाँ पे बचता है एफ बी का जो मान आता है बच्चों, के को 1 बना दो तो क्यू बी वी साइन थीटा, ये यहाँ पे हमें चुंबकीय बल प्राप्त होता है। किसके ऊपर लगता है ये बल? गतिशील आवेश पे। आवेश कहाँ गति करता है? चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। अब बच्चों इसको आप सैद्धांतिक रूप में लिख सकते हो क्या? ये तो परिमाण के रूप में, सैद्धांतिक रूप में लिखना एक मोस्ट डिफिकल्ट अपने लिए केस होगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, एक इसको केस को समझ लिया तो आगे अपने जितने भी सैद्धांतिक वेक्टर फॉर्म लिखेंगे सारे के सारे अपने आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो ज़रा गौर करना बात को कि यहाँ पे हमें सैद्धांतिक रूप में लिखना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सैद्धांतिक रूप में यहाँ पे ये साइन थीटा दे रखा है, तो साइन थीटा क्रॉस में कन्वर्ट होता है और कोस थीटा होता है वो डॉट में कन्वर्ट होता है। डॉट यानी कि अदिश गुना होता है, क्रॉस यानी कि सैदिश गुना होता है। तो साइन थीटा के स्थान पे बच्चों क्या आएगा? क्रॉस आएगा। अब क्रॉस यदि हमें लिखना हो जैसे कि ए क्रॉस बी, तो ये जो क्रॉस आता है वो दो राशियों के बीच में आता है। अब यहाँ पे साइन थीटा चला गया क्रॉस में, अब ये साइन थीटा यानी कि क्रॉस जो है वो किन दो राशियों के बीच में आएगा, वो एक इम्पोर्टेंट बात होगी। उसके लिए हमें ये देखना होगा कि थीटा एंगल किन दो राशियों के बीच में बनता है। तो थीटा एंगल V और B के बीच में बनता है। तो बच्चों यहाँ पे V और B के बीच में क्रॉस आएगा, यानी कि V क्रॉस B। लिखने को तो ऐसा भी लिखा जा सकता है B क्रॉस V। अब इन दोनों में से चलो हमने ये तो पता कर लिया, भी साइन है वो क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉस के दोनों और V और B में से बारी बारी से एक एक राशि आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अब समस्या ये आ गई कि पहले कौन सी राशि होगी। और एक बात और बता दूं मैं, V क्रॉस B का मान है वो B क्रॉस V के इक्वल नहीं है, ओके। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा मान पहले आएगा, तो हमें ये पता लगाना होगा कि ये जो साइन थीटा आ रहा है वो किस राशि के साथ में है। जैसे ये यदि V के साथ है तो बच्चों आप इसको वैसा लिखोगे V साइन थीटा B, और यदि ये B के साथ है तो B साइन थीटा आगे V, और साइन थीटा है वो चला जाएगा क्रॉस में। तो इस प्रकार से यदि आप ये पता लगा लो कि साइन थीटा है किसके साथ, तो उसके आधार पे आप उससे राशि को लिख पाओगे। और जब आपने गौर किया तो देखा कि साइन थीटा V के साथ में है। किसके साथ है? V के साथ है। तो इसको आप ऐसा लिखोगे V साइन थीटा B, और साइन थीटा के स्थान पे आ जाएगा बच्चों क्रॉस। तो कुल मिलाकर के इसको लिखा जाएगा V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी कि पहली कंडीशन सही होगी, दूसरी कंडीशन है वो गलत है। और यहाँ पे Q है वो एक अदिश राशि होती है, आवेश एक अदिश राशि होती है। तो इसको आप क्या लिखोगे? बी वी साइन थीटा को आप क्या लिख पाओगे? V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और Q रह जाएगा बाहर। तो अब ये वैल्यू बन कितनी जाएगी? सैदिश रूप में। सैदिश रूप में इसको आप लिख दोगे, सदिश रूप में क्या बन जाएगा? ये एफ बी वेक्टर इज इक्वल, Q एक अदिश राशि है और बच गया मान क्या आ जाएगा? V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, समीकरण नंबर 5 सैदिश रूप में आ गया चुंबकीय बल। कौन से रूप में आ गया? सैदिश रूप में। ओके, हमने कल्पना की थी कि आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। यदि यही आवेश साथ साथ में विद्युत क्षेत्र में भी गति करे, सपोज दैट कि इस एरिया में विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा आवेश के ऊपर, कितना बल लगेगा, वो तो हमने डिफाइन कर लिया भाई, सैदिश रूप में इतना पड़ेगा और परिमाण रूप में हमें बल इतना मिलेगा। लेकिन यदि यही आवेश साथ साथ में विद्युत क्षेत्र में भी गति करता, उस केस में क्या होता? जैसा कि सपोज दैट ये विद्युत क्षेत्र है, लेसन नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे यदि कोई भी आवेश Q रखा हुआ है
तो वो या तो विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से जाएगा या उसकी ऑपोजिट जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेश का या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। और विद्युत क्षेत्र ई में रखे आवेश Q पर कितना बल आरोपित होता है? लगने वाले बल का जो मान होता है बच्चों, यदि आप लोगों को याद हो तो बल का मान होता है QE। और सैद्धांतिक रूप की यदि मैं बात कर लूँ तो Q तो एक अदिश राशि है, तो सैद्धांतिक फॉर्म किसके ऊपर आ जाएगी? E के ऊपर आ जाएगी। तो लगने वाले आवेश पे लगने वाले बल का विद्युत बल FE बोल देता हूँ मैं इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया ये। FE का मान जो होता है वो Q इंटू E होता है। यदि आवेश Q विद्युत क्षेत्र में भी विद्यमान हो तो FE वेक्टर कितना बन जाएगा? Q इंटू ई वेक्टर। तो यहाँ पे ये दो बल आ गए समीकरण 5 और 6 में, विद्युत बल और चुंबकीय बल। अतः कुल बल की बात कर लो तो कुल बल बच्चों यहाँ से कितना बन जाएगा? कुल बल F बराबर आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। एक तो हो जाएगा Q E वेक्टर जो कि विद्युत बल है, प्लस में Q V वेक्टर प्लस B वेक्टर जो कि चुंबकीय बल हो गया, और F वेक्टर इक्वल क्या आएगा? Q दोनों में कॉमन आता है तो ये बच्चों बन जाता है E वेक्टर प्लस V वेक्टर, सॉरी यहाँ पे इंटू गुणा है, इंटू B वेक्टर। ये यहाँ पे परिणामी मान हमें प्राप्त होता है। और इस परिणामी मान यानी कि परिणामी बल को ही अपने कौन सा बल कहते हैं? लोरेंज बल कहते हैं। लोरेंज बल क्या हो गया? किसी विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाले कुल बल को ही लोरेंज बल कहते हैं। यदि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र एब्सेंट हो जाए, यदि विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, उस केस में केवल और केवल उसके ऊपर चुंबकीय बल लगेगा तो उस चुंबकीय बल को ही लोरेंज बल कहा जाएगा। यदि विद्युत क्षेत्र एब्सेंट है तो गतिशील आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को ही आप लोरेंज बल कहोगे। लेकिन यदि चुंबकीय क्षेत्र एब्सेंट है तो विद्युत बल को आप लोरेंज बल नहीं कहोगे। कहने का मतलब लोरेंज बल में चुंबकीय बल तो जरूर आएगा, हो सकता है वो अकेला आए, हो सकता है उसके साथ में विद्युत बल भी आ जाए, किसी भी फॉर्म में हो चाहे, उस बल को अपने लोरेंज बल कहेंगे। हालांकि इसकी डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं तो किसी गतिशील आवेश को जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में गति करवाई जाती है तो उस आवेश पर लगने वाले कुल बल को ही लोरेंज बल कहते हैं। और यदि विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो लगने वाले कुल चुंबकीय बल को ही लोरेंज बल कहते हैं। तो ये अपने पास लोरेंज बल होगा, जिसके लिए आप ध्यान में रखोगे मोस्टली हमें ये जो फॉर्मूला है समीकरण नंबर 5, ये हमें बार बार यूज होगा कि चुंबकीय बल का मान QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, रट लीजिए इसको अच्छे से। और सैद्धांतिक फॉर्म की बात करोगे तो V क्रॉस B बन जाता है। और कैसे बना इसको हमने अच्छे से समझा है। तो ये तो बात होगी लोरेंज बल की। अब यहाँ पे हमने बात की है चुंबकीय क्षेत्र की, तो आइए बात कर लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र एक्चुअल में होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसका फॉर्मूला, विमीय सूत्र, मात्रक वगैरह होते हैं। तो आइए बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होगी चुंबकीय क्षेत्र। जिसको हमने B वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। चुंबकीय क्षेत्र एक्चुअल में क्या होता है? वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई लोहे चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को अपने चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण रूप से कितना मान आएगा उसके लिए अपने यूज करते हैं, जो लोरेंज बल हमने यूज किया था कि चुंबकीय बल F का जो मान था, मैं FB लिखूंगा इसको, चुंबकीय बल FB था, उसका मान हमने ज्ञात किया था QVB sin थीटा। ये अपने पास चुंबकीय बल का परिमाण था। तो इसके आधार पे आप चुंबकीय बल को और अधिक एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसा कि मैं ये बोल दूं कि थीटा 90 डिग्री है, यदि थीटा 90 डिग्री हो तो कितना बन जाएगा? FB बराबर थीटा 90 डिग्री है, साइन 90 का मान होता है 1, तो वहाँ पे चुंबकीय बल का मान बचेगा QVB। तो यहाँ पे ये मान आएगा QVB। और बच्चों ये इसका जो मान होता है वो मैक्सिमम मान होता है, ये अधिकतम उसका मान होता है, सर्वाधिक मान होता है। इसका मतलब ये हो गया थीटा एंगल किस किस के बीच का था? यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र था, इधर ये वेग था, तो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का एंगल यानी कि
जिस दिशा में ये आवेश गति करेगा उसी दिशा में उसका विद्युत क्षेत्र होता है। यदि आवेश धनात्मक है तो इस कुल मिलाकर की बात ये होगी कि इसी दिशा में इसका विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब एक दूसरे के लंबवत होते हैं उस केस में चुंबकीय बल है वो मैक्सिमम लगता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखोगे। एक्चुअली में अपने बी की डेफिनेशन की बात कर रहे थे दोबारा से, जिसको आप इस सूत्र से निकाल दोगे। कैसे निकालोगे? यहाँ पे आप क्या करोगे कि जो Q, B और V और थीटा एंगल आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आप थीटा का मान, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, V का मान 1 मीटर प्रति सेकंड ले लो, साथ में Q का मान 1 अंक ले लो, 1 कूलाम हो जाएगा। B तो हमें ज्ञात करना ही है, चुंबकीय बल के पदों में ज्ञात कर पाएंगे डेफिनेशन। थीटा को 90 डिग्री मान लिया, V को 1 अंक मान लिया और आवेश को भी 1 अंक मान लिया। ऐसा यदि आपने कर दिया तो चुंबकीय बल का मान बच्चों कितना आएगा? B के तुल्य आएगा। मतलब क्या हो गया? थीटा 90 डिग्री तो साइन थीटा का मान, साइन 90 का मान 1, V का मान 1 मान लिया, Q का मान 1 मान लिया, तो केवल क्या बचा? B। तो FB बराबर क्या बचा? B। यानी कि चुंबकीय बल किसके बराबर आ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर आ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय बल के बराबर आ रहा है। लेकिन कब? जब ये शर्तें आपसे पूरी हो रही हैं। अब जरा इसकी डेफिनेशन को या इसके परिमाण को गौर से सुनना। एक्चुअल में क्या है? ये कंडीशन है, हमें एकांक आवेश को गति करवानी है। किसको गति करवानी है? एकांक आवेश को एकांक वेग से गति करवानी है। और किस दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करवानी है। क्या समझे? एकांक आवेश को एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करवाने पर जो भी चुंबकीय बल लगता है उसी को अपने चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, या जो भी चुंबकीय बल लगता है उसका परिमाण चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। ऐसा आप कह सकते हो। देखो, हमें रटना कुछ नहीं है, ये 3 शर्तें आपको नजर आ रही हैं। इसी 3 शर्तों के आधार पर आप इसकी डेफिनेशन बनाओगे कि जब एकांक आवेश को, क्योंकि Q का मान हमने 1 लिया है, एकांक आवेश को कितने वेग से? एकांक वेग से थीटा का मान 90 डिग्री है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति होगी। एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करवाई जाती है तो आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल, आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण चुंबकीय क्षेत्र के तुल्य होता है। इस चीज़ को आप याद रखोगे। हमें रटा कुछ नहीं है, कंडीशन अपने सामने थी, उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है केवल। अब आप यहाँ पे इसका V में सूत्र और मात्रक देख सकते हो। तो चुंबकीय क्षेत्र की यदि मैं मात्रक की बात करूँ तो इसका मूल्य ऐसा ही मात्रक बच्चों टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। और यहाँ से आप एक मात्रक और निकाल सकते हो। B का मात्रक निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, Q और B बटे में जाएंगे। तो यहाँ से बच्चों आप एक मात्रक और निकाल सकते हो, FB बटे Q इंटू V के आधार पे। तो F का तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर और ऊपर चला जाएगा सेकंड। तो न्यूटन इंटू सेकंड प्रति कूलाम इंटू मीटर, यानी कि न्यूटन इंटू सेकंड प्रति कूलाम इंटू मीटर, ये इसका एक अन्य व्यवहारिक मात्रक बन जाता है। और इसी को थोड़ा सा अपनी और सोल्व यदि कर लें तो अरेंज भी कर सकते हो। जैसे Q को आप I इंटू टी बोल दो, क्योंकि I बराबर Q बटे टी होता है। तो Q के स्थान पे यदि मैं I इंटू टी लिख दूंगा तो फिर V के स्थान पे क्या लिखेंगे? विस्थापन बटे समय, T से T कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से एक मात्रक और क्या बन सकता है अपने पास? F का हो जाएगा न्यूटन, धारा बचेगा और विस्थापन बचेगा। धारा का होता है एम्पियर और विस्थापन का होता है मीटर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट मात्रक आ जाता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये इसका एक और अन्य व्यवहारिक मोस्टली यूज में होने वाला मात्रक आता है। तो इसकी बजाय ये जो मात्रक है वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक मात्रक टेस्ला हो जाएगा, एक न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर भी हो जाता है। और इसी प्रकार से इसका अन्य मात्रक यदि अपने बात करें तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है।
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, जिसको अपने आगे आने वाले टॉपिक में इसको ज्ञात करेंगे। तो एक बार फिलहाल के लिए इसको एक बार रफ कर दीजिए, जब आगे आएगा तभी अपने उस समय इसको देखेंगे, याद करेंगे। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखोगे कि SI मूल मात्रक टेस्ला भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर भी होता है, या फिर न्यूटन इंटू सेकंड प्रति कूलम्ब इंटू मीटर भी होता है। ये तो बात हो गई इसके मूल मात्रक यानी कि SI मात्रकों की। अब यदि मैं इसके बात करूँ CGS पद्धति में मात्रक, CGS पद्धति में मात्रक बच्चों इसका गाउस होता है। क्या होता है? गाउस। और एक टेस्ला बराबर 10⁴ गाउस होता है। इस चीज को, रिलेशन को भी आप अच्छे से याद रखोगे। और अब इसके यदि अपने विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र होता है बच्चों 10 - 21। क्या समझे इसका मतलब? m की 1 l की 0 t - 2 a - 1, यानी कि इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m1 l 0 t - 2 a - 1। इस प्रकार से इसका विमीय सूत्र भी निकल के आ जाएगा। तो आप इसका विमीय सूत्र, मात्रक, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से याद रखोगे। सो आज के लिए बस इतना ही। कल लौटेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।